हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमें आज देखना था एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर हमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखना है, जिससे कि आपका एग्जाम पर बनने वाला क्वेश्चन यहीं से होगा। आप अगर अच्छे से देखते हो तो यहाँ से बाहर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। A two-digit number is 7 times the sum of its digit. The number formed by reversing the digit is 18 less than the given number. Find the given number. यहाँ पर आपको एक 2 डिजिट नंबर गिवन है जो आपको बहुत इजीली निकालना आता है। मान लो मुझे एक 2 डिजिट नंबर की बात करना है, तो मुझे पता है 2 डिजिट नंबर मीन्स यहाँ पर लिखा है 35 ले रहे हैं, 35। तो अब हमें पता है जो फर्स्ट होता है वो टेंस की प्लेस पर मान लो एक को, और एक को हम क्या मानते हैं, वंस की प्लेस पर। अब इन दोनों का सम कर देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 30 + 5 35। मीन्स यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि 2 डिजिट नंबर आपका एक तो वंस की प्लेस पर होगा और एक आपका टेंस की प्लेस पर होगा। आइए अब देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो हम सबसे पहले तो हमें लेट करनी होंगी 2 डिजिट। लेट 2 डिजिट हमने x और y मान लिया। अब इसका अगर हम सम कर दें तो कितना आ रहा है हमारा, सम ऑफ 2 डिजिट लिख देंगे हम, सम ऑफ डिजिट आपका कितना हुआ, x + y। अब यहां से हम फॉर्म करेंगे 2 डिजिट नंबर। तो जैसा कि अभी हमने वहां पर देखा था, सिमिलर हम वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। एक हमारा टेंस के प्लेस पर होगा, हमने मान लिया कि टेंस के प्लेस पर हमारा x है और वंस के प्लेस पर हमारा y है। तो यहां से आपको मिला एक 2 डिजिट नंबर। अब आगे देखिए, आ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम। तो आपका ये जो 2 डिजिट नंबर है, हम इसको 2 डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपनी सिचुएशन बना रहे हैं। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 10x + y इक्वल है 7 टाइम, क्या लिखा है, 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट क्या है, सम डिजिट का सम कितना है आपका, x + y। और यहां से आपको एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, 10x + y। आप मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आ जाओ। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो 7 की x से, तो 7x प्लस का इधर आके माइनस हो गया, प्लस का 7y इधर लाके आप माइनस कर दोगे, इक्वल टू 0। यहां से आपको मिला 10x - 7x आपको मिलता है 3x, प्लस का y माइनस का 7y, तो आपको मिला -6y इक्वल टू 0। अगर यहीं से हम डिवाइड कर दें 3 से, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनने वाली है x - 2y इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू भी निकाल लें तो x इक्वल टू 2y। अब हम मूव करेंगे इसकी सेकेंड कंडीशन पर। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग। अब यहाँ पर हमें एक रिवर्सिंग नंबर की भी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा 2 डिजिट नंबर ये है। अगर मान लो इसी में अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूं तो 3 को ले लूंगा मैं 1 के प्लेस पर, प्लस 5 के ले लेंगे हम 10 के प्लेस पर। अब आप इसका करते हो तो कितना आ रहा है, अभी 5 3 है, 3 5 है, और अब अगर रिवर्स करते हो तो आपका 53। तो ये आपको यही देगा, 50 + 3 53। सिमिलरली आप यहां पर रिवर्स करोगे इसको, तो आपने लिखा रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, इधर था 10x + y, तो ये क्या होने वाला है, x + 10y। आपका हुआ x + 10y। जो वंस के प्लेस पर था वो टेंस पर पहुंच चुका है, जो टेंस के प्लेस पर था वो आपका वंस पर पहुंच चुका है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि रिवर्सिंग करिए, हमने कर लिया है। अब बोला इन्होंने द गिवन नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो आपका नंबर अब मिला है रिवर्स करने से इज 18 लेस देन, वो 18 कम है किससे, द गिवन नंबर। मीन्स आपको गिवन नंबर कौन सा था, 10x + y। इससे कम है कितना, कौन सा, जो आपने रिवर्स किया, मीन्स ये। तो अगर ये नंबर कम है, मुझे इक्वेट रखना है, तो या तो मुझे क्या करना होगा, इधर से प्लस कर दो, अब ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि इसको आप यहाँ से 10x प्लस बाई माइनस 18 कर दो तो ये किसके इक्वल हो जाता है, x प्लस 10/3। अब आप चाहें तो इस साइड में आप माइनस कर सकते हो क्योंकि उससे ये नंबर 18 कम है इसके साथ, या फिर आप इसी नंबर में 18 ऐड कर दो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर इसके इक्वल हो चुका है। अब इसको हम करेंगे आगे सॉल्व और देखो क्या होता है। 10x प्लस बाय इसको लेके आओगे तो माइनस का x माइनस 10/18 को लेके जा रहे हैं उधर तो ये हुआ। यहाँ से आपको मिला 9x माइनस 9 इक्वल टू 18। अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें 9 के साथ तो हमें क्या मिला, x माइनस बाई इक्वल टू 2। अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर तो हमें शायद इसकी वैल्यू मिल रही है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जहाँ पर हमारी फर्स्ट ही नहीं बनी है तो हमने सेकेंड, आप इसको फर्स्ट भी लिख सकते हो क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इक्वेशन नहीं बनाई है। तो हमने लिखा फर्स्ट और यहाँ पर आप फर्स्ट ही लिखेंगे। फिर फर्स्ट में आप पुट कर रहे हो उसको, जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो x की वैल्यू 2y है तो ये कितना हुआ आपका 2y माइनस y इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका मिला y इक्वल टू 2। यहाँ से क्लियर है कि आपको y की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब आपको जो y की वैल्यू मिली है आप अप्लाई कर दो किसमें कि आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो x में भी, या फिर इसी y की वैल्यू 2 को आप इक्वेशन 1 में लगा सकते हो। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, ये इसको मुझे रफ करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रही। तो अब हम देखेंगे इसको। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन अगेन 1। एलिमिनेशन में आपने पढ़ा था कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन था। ये जब एक वैल्यू मिल जाती थी तो उसके बाद आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपने क्या किया, y की वैल्यू लगा दी इक्वेशन 1 में जो कितना है x माइनस y के प्लेस पे आप कितना है 2 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली 2 माइनस का उधर पहुंचा प्लस का x इक्वल टू 4। यहाँ पर जो आपको 2 डिजिट नंबर है अब आप निकाल सकते हो। एक्चुअल में जो आपकी डिजिट थी वो x और y थी, जो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है, बट आपको नंबर कौन सा चाहिए था, 2 डिजिट नंबर। तो आप यहाँ से देख सकते हो 2 डिजिट नंबर इज कितना है आपका 10x प्लस y। 10x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस y की वैल्यू 2, तो 10 4 जा 40 और 10 इंटू 4 प्लस 2, तो यहाँ से आपका कितना मिला 10 4 जा 40 प्लस 2 42। तो एक्चुअल में आपको जो 2 डिजिट नंबर गिवन है वो 42 है। इसका आप रिवर्स करके इन सब कंडीशंस में लगा सकते हो। इसका आप रिवर्स करते हो तो 24, अगर 24 को हम देखेंगे तो वो 18 लेस देन है किससे, इसी 42 से। तो इस क्वेश्चन को आपको इस वे में करना है। आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको अच्छे से देखना है। जया स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसको कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल 40 मिले हैं। जब 3 मार्क्स उसके राइट आंसर पे उसको मिल रहे हैं और 1 मार्क्स उसका कट रहा है जब वो रॉन्ग आंसर लगा रही है। तो आगे इन्होंने कहा 4 मार्क्स हैड बीन, अब ये सेकंड कंडीशन है, इसको हम सेकंड, पहले फर्स्ट बना लें उसके बाद हम सेकंड बनाते हैं फिर उसके देखेंगे। तो अब यहाँ से मान लो 40 मार्क्स को आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि राइट आंसर के लिए आपको कितना 3 मार्क्स मिलना है और रॉन्ग आंसर के लिए आपको कितना 1 मार्क्स आपका लूज हो जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लेट कर लो, लेट दी, हमें नहीं पता कितने क्वेश्चंस के लिए है, तो लेट दी नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, राइट आंसर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप देंगे x। हमने मान लिया कि x क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो हमने राइट आंसर किए हैं, और हमने अगर यहीं पर लिख लें कि नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन आपका कितना है 22 है। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर एडजस्ट करा रहे हैं और देखते हैं कि अगर हमने मान लिया 3 मार्क्स से जा रहा है उसका,
3 मार्क्स मिल रहा है उसको कब, जब वो राइट आंसर करता है। तो राइट आंसर कितने थे, x, मान लो 5 होते राइट आंसर आपके, 3 मार्क्स मिल रहे होते तो कितना होता, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करने से उसका परफेक्ट मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो राइट क्वेश्चन उसने लगाए हैं वो कितने हैं, x, और मार्क्स कितना है हर क्वेश्चन का 3, तो यहाँ से हमने क्या लिखा 3 इंटू एक्स, और ये हमें किसके मार्क्स मिल गए, जब हम परफेक्ट आंसर कर रहे हैं उसके लिए। अब जो मार्क्स आपको माइनस हो रहा है, लूज हो रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे, और उसके क्वेश्चन कितने हैं बाय, और कितने मार्क्स कट रहे हैं वन क्वेश्चन पर 1 मार्क्स, तो ये, और उसको फाइनली कितने मार्क्स मिले 40, यहाँ से आपकी बनी एक इक्वेशन 1। सिमिलरली अब यहाँ पर आपकी ये कंडीशन थी 80 की, सेकेंड कंडीशन आप बनाओ, फिर वही सेम कंडीशन रहने वाली है, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन के लिए आप x मानेंगे, आपके नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन आपके x है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या क्वेश्चन आपके कितने हैं बाय। तो अब हम देखेंगे इस बार 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको राइट आंसर के लिए, 4 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए, और कितने क्वेश्चन थे x। अब आप देखोगे नेक्स्ट के लिए, फिर माइनस कर देंगे जो हमें हमारे मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है, जो हमें लूज करने पड़ रहे हैं मार्क्स, या फिर जया को मार्क्स जो लूज करने पड़ रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। इस बार 2 मार्क्स डिडक्टेड हो रहे हैं जब वो रॉन्ग आंसर कर रहा है, तो रॉन्ग आंसर उसने कितने किए थे बाय, और एवरी क्वेश्चन के कितने मार्क्स गए, तो 2 इंटू बाय 2 बाय हो गए। इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, मान लो उसने बाई की वैल्यू 10 निकल के आ गई, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने रॉन्ग किए हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग 10 2 जा 20 मार्क्स आपके लूज हो गए यहाँ। तो यहाँ पर जब 2 मार्क्स कट रहे हैं ईच इनकरेक्ट आंसर, देन जया वुड हैव स्कोर्ड, तब जया कितने मार्क्स स्कोर कर रही है 50 मार्क्स, और यहाँ से आपकी बनती है सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पर चाहे एलिमिनेशन लगा लो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि हम एलिमिनेशन को ही अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इजीली हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई, मुझे पता है कि सबसे छोटा यही है, तो 1y है 2y है, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2y ये इक्वल हो रहा है, जब इक्वल हो जाता है एलिमिनेट तो कर ही देंगे। तो एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2y इक्वल्स टू 42 जा 80, और अब हम इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख देंगे 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। जब साइन सेम होते हैं, जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसके साइन अगर सेम हैं, तो हमें साइन अपनी तरफ से नीचे वाली इक्वेशन के चेंज करने होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइनली सब्ट्रैक्शन कराना है, तो या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराना है। बस इतना है कि एक नंबर हमारा, एक वेरिएबल हर हाल में क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे इससे प्लस बनाना होगा, इसको प्लस करने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ी होगी, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको कितना मिलता है, प्लस का 6x माइनस का 4x, आपको मिला प्लस का 2x, प्लस का 80 माइनस का 50, आपको प्लस का मिला 30, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। चलो इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x इक्वल्स टू 30/2, 215 x की वैल्यू आपको मिल रही है 50। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी किसी भी इक्वेशन में, और हमें मिल जाएगी वैल्यू सेकेंड वेरिएबल की। पुट इन इक्वेशन 1, आप 1 में कर सकते हो, आप सेकेंड में कर सकते हो। तो मैंने अगर 1 में लिखा है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 माइनस बाई इक्वल्स टू 40, 3x की वैल्यू हमारी कितनी है 15 आ रही है, माइनस बाय इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से हमने लिखा माइनस बाय इक्वल्स टू 40, सॉरी इस प्लस की वैल्यू को उधर लेके जाओगे माइनस, और 15 3 जा 45, यहाँ से आपको मिली y माइनस बाय इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से अब क्लियर है कि जो जया ने राइट आंसर कितने लगाए हैं, राइट आंसर्ड क्वेश्चन कितने हैं उसके x, राइट आंसर्ड क्वेश्चन कितने थे उसके x, मींस कितने 15 क्वेश्चन को राइट लगा रही है। और सेकंड रॉन्ग आंसर अगर हम बात करें तो रॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसके कितने हैं बाय, जिसकी वैल्यू आ रही है 5। अब यहां से उन्होंने पूछा क्या है,
हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब आपको ये भी बताना है कि टेस्ट में कितने मार्क्स थे, वो टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेस्ट हैविंग टोटल क्वेश्चन, हैविंग टोटल क्वेश्चन x प्लस y। तो x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5। टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में 20। आपको इस बेसिस पर इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा 5 years ago A has thrice as old as B। यहाँ पर कोई दो पर्सन है, एक A है और एक आपका B है। तो सबसे पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर ले रहे हैं, तो मैंने लेट कर लिया है यहाँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल्स टू x years। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर प्रेजेंट एज ऑफ बी मान लूं, किसको y years, बी के मैंने मान ली कि ये y years, फिर प्रेजेंट एज मैंने इसकी ये मान ली। अब यहां से हम देखें, तब इन्होंने कहा 5 years ago, तो हम पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने 5 years ago ही देख ले रहे हैं। 5 years ago, तो यहाँ पर ए की और बी की एज का केस है। ए की एज 5 years पहले, अगर हम 5 साल पहले जाएं, मान लो अभी हमारी एज जो है 20 years, हम 5 साल पहले जाके देखेंगे तो हमारी एज कितनी होगी 15 years। मीन्स कैसे हमने किया, 20 में से माइनस को 5 कर दिया। सिमिलर अभी इसकी x ईयर है ए की, और 5 साल पहले जाके देखोगे तो x माइनस 5 हो जाएगी। सिमिलरली बाई की कितनी है, बाई माइनस 5, इसका भी 5 years आप लेस कर दोगे। अब इन्होंने कहा 5 years ago, इस कंडीशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ए हैज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, जो ए है वो थ्राइस है, 3 टाइम्स है, किस ओल्ड है किससे 20। तो यहां से आपको मिलेगी एक इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल टू 3 बाय माइनस 3 5 15। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, माइनस 3 बाय माइनस का 15 प्लस का 5, तो यहाँ से आपको मिला x माइनस 3 बाय इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। तो अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन पर। सेकेंड कंडीशन क्या है, फिर हमें अगेन वही लिखना है, यहाँ पर हम कंपेरिजन करने वाले हैं ए और बी के बीच में। तो इन्होंने कहा 10 years later, तो पहले हमें देखना है 10 years later। अब देखो भाई 10 years later क्या है, अभी ए की प्रेजेंट एज कितनी थी x, बी की कितनी है y। अगर मैं 10 years later आगे जाके देखता हूं तो दोनों की एजों में 10 years का इंक्रीमेंट होगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर क्या हुआ है 10 years later, A shall be twice as old as B। अभी भी जो A है वो B का ट्वाइस रह जाता है, ट्वाइस रह जाता है। A है वो B का ट्वाइस है, मीन्स B का डबल करोगे तब वो A की एज के इक्वल होगा। यहाँ से आपको फिर दूसरी इक्वेशन मिल चुकी है x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर लेके आ जाओ, माइनस 2y इक्वल्स टू 20, इस प्लस 10 को उधर लेके जाओगे माइनस का 10, यहाँ से मिला आपको x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन आपकी हो गई 2। अब यहाँ से आपको दो इक्वेशंस तो मिल चुकी हैं। अब आपको फिर वही आपके अकॉर्डिंग है कि आप चाहो तो एलिमिनेशन लगा लो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। सबसे बेटर ऑप्शन है एलिमिनेशन लगाने का, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कोएफिशिएंट भी चेंज नहीं करना है, बस एज इट इज लिखना है, और साइन चेंज करना पड़ा तो हम उसको करके कैंसिल आउट कर देंगे। तो आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 कितना है हमारा x माइनस 3 बाय इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 2 कितनी है आपकी x माइनस 2 बाय इक्वल टू 10। अब हमने देखा कि x का कोफिशिएंट एज इट इज सेम है, बट साइन को चेंज करना है, तो प्लस वाले को हमने माइनस किया, इसकी मल्टीप्लाई कराने से हमें क्या हुआ कि इसको प्लस बनाना होगा और इसको भी माइनस बनाना होगा। ये कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका कितना मिलता है, माइनस का 3x है, सॉरी माइनस 3y है प्लस का 2y, तो आपको मिला माइनस बाय इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20। तो यहाँ से आपने माइनस से माइनस को कैंसिल आउट किया और यहाँ से आपको परफेक्ट एज मिल गई y इक्वल टू
20 ईयर्स। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो b की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 22 ईयर्स, जिसकी वैल्यू 20 है, बट हमें x भी निकालना है, तो पुट इन इक्वेशन 1। किसी में भी आप कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन 1 में हम कर रहे हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 लगा दो, और यहाँ से आपका माइनस का 10, तो यहाँ से आपको मिला -10, माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हुई और 23 जा 60, और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 50 ईयर्स। यहाँ से कन्फर्म हुआ कि प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है x ईयर्स, जिसकी वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं आप 50 ईयर्स। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ बी देखें तो वो कितना था आपका 22 ईयर्स, और y की वैल्यू आपने कितनी निकाली 20 ईयर्स। अभी इन लोगों की एज ये है। अब आप अपनी अगर कंडीशन में चेक करना चाह रहे हो आप करके देख लो, एज इट इज सेम आएगा, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 20 है। तो अगर यहाँ से मैं 50 लगाऊं तो 50 माइनस 5 45, अब इधर भी आप देख लो 20 लगाओ, 20 माइनस 5 करोगे 15 3 जा 45, 45 इक्वल्स टू 45। आप इधर अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं करके देख लो। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 50 लगा रहे हो तो 50 प्लस 10 कितना हुआ 60, और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगाओ 20, तो 20 प्लस 1 32 जा 60, 60 इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट किया है, तो आपको ये नोट करना है। फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद क्या होता है, his age will be equal to the sum of the ages of his two children, find the age of father। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो फादर की एज है अभी वो 2 टाइम्स है दो बच्चों के एज का सम का। मीन्स हमें सबसे पहले लेट करना होगा कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर लिख सकते हो आप, पर्सन लिख सकते हो, कितनी मैंने एक्स ईयर लिखी है, हिज फादर लिख सकते हो उसके पिता की। अब सेकंड कंडीशन बनाओ, सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज इक्वल टू, एक की हमने ए मानी है बी मानी है, दोनों का हमने सम करके दिखा दिया इतना ईयर्स। अब आप फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कराएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, फादर द एज ऑफ फादर कितनी है एक्स ईयर, इज मीन्स इक्वल है, ट्वाइस मीन्स डबल, द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, तो दोनों बच्चों की एज का सम कितना है ए प्लस बी। तो यहाँ से आपको मिली फर्स्ट कंडीशन कि जहाँ पर फादर की एज जो है बच्चों की एज का सम का डबल है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ टू चिल्ड्रन। तो यहाँ से आपको ये कंडीशन मिलती है, ये आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। अब आप आगे मूव करो, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस हिज चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आफ्टर 20 ईयर्स उन लोगों की एज में क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप पहले नोटिफाई करें। आफ्टर 20 ईयर्स जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 20, 20 साल के बाद अभी अगर 50 है तो कितनी हो जाने वाली है 70 हो जाने वाली है, 40 होगी तो 60 हो जाने वाली है, तो हमने 20 ऐड कर दिया उसमें। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बच्चे की एज कितनी थी, अगर मान लो ए थी, 20 साल के बाद इसकी कितनी हो जाएगी ए प्लस 20, प्लस दूसरे बच्चे की एज हमने क्या मान ली थी बी, तो बी की कितनी हो जाएगी बी प्लस 20। भाई बच्चों की भी तो दोनों एजें बढ़ेंगी, ये मान लो 5 साल का है ये 15 साल का है, तो 5 साल का बच्चा 25 साल का हो जाएगा 20 साल के बाद, और जो 15 साल का बच्चा है वो 35 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी कंडीशन बनती है ये। अब आप इसको थोड़ा सा आगे मूव कराओ, तो x प्लस कुछ और तो नहीं कहा, इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, ठीक है, बस सम के लिए बोला था हमने कर दिया है। तो x प्लस 20 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है आपका a प्लस बी प्लस 40। अब अगर हम यहाँ से देखें कि a प्लस बी की वैल्यू को हम यहाँ से क्या मान लें,
या फिर x की वैल्यू को हम नहीं, हमें तो सिर्फ x चाहिए है, a b से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम a b को हटा रहे हैं। a प्लस b की वैल्यू को अगर हम यहाँ से निकालें तो देखो क्या होने वाला है। अगर मान लो x की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, अगर मुझे a प्लस b की वैल्यू चाहिए है तो मैं क्या करूँगा 2 को इधर लेके आ जाऊँगा x/2 और a प्लस b की वैल्यू अब मैं ये लगाने वाला हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया कि x प्लस 20 को ऐसे ही रखा, a प्लस b का सम जो है उसकी वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं यहाँ से, a प्लस b की वैल्यू हमारी आ रही है, इस 2 को ले आओ इधर x/2 प्लस 40। अब आप इसको आगे मूव करा दो, वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ, आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो x अगर प्लस का हाफ इधर लेके आओगे x/2 तो इधर माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस x/2 इक्वल्स टू 40, इस प्लस 20 को उधर लेके जाओगे तो माइनस 20। तो यहाँ से आपको मिला x/2, आप एलसीएम लोगे 1 से हाफ को माइनस करते हो हाफ बचता है, यहाँ से मिला आपको 20 और यहाँ से आपको मिला 20, इस डिवाइड को उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में 2, तो x की वैल्यू निकल के आई 40। और ये x की वैल्यू 40 ये बता रही है हिज फादर प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। कैसे पता लगा, क्योंकि प्रेजेंट एज उसके फादर की कितनी थी x ईयर और x की वैल्यू कितनी आ रही है 40, मींस हिज फादर प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 40 ईयर। अब इस 40 ईयर्स को आप अप्लाई करते हो तो दोनों की वैल्यू से सेम हो जाता है, बट आपको अभी नहीं देखना है क्योंकि आप अभी नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको a और b की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें 1 2 3, तो इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 3 इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पूछी, फादर की एज पूछी गई है। फाइंड द एज ऑफ द फादर, तो वो हम निकाल चुके हैं, उसके फादर की एज कितनी है 40 ईयर। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और इसको सॉल्व करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ये इक्वेशन गिवन है आपको और ये इक्वेशन गिवन है, इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। शेड द रीजन बाउंडेड बाय द दीज लाइंस, इनकी दो लाइनों से जो बाउंडेड हो उसको आपको शेड करना है। एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस यानी कि 3, क्योंकि आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दोनों लाइनों का बीच और एक एक्स एक्सिस को लेकर के आपको क्या बनाना है, ये 2 लाइनें होंगी, मान लो ये ऐसे कट करके जा रही है, तीसरी लाइन आप एक्स एक्सिस को उठाओ, इनसे जो शेडेड रीजन बन रहा है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और उसका शेडेड रीजन भी आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक बार अच्छे से देखते हो आई होप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो हम सबसे पहले अपनी उठाते हैं इक्वेशन 1, 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। इसके आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे, 2 या 3, तो हम कम से कम 2 से काम फाइनल कर सकते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ पर x की वैल्यू को अगर 0 लगा दिया तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये तो खत्म हो चुका है, y की वैल्यू मिली 6। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रख दूँ तो इस 2 को इधर लेके आओगे डिवाइड में 2 3 जा, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3। और ये 2 वैल्यू सफिशिएंट है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो और हो सकता है, बट 2 सफिशिएंट है। तो अब हम यहाँ पर एक ग्राफ साथ साथ में इसके ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं और देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं, हमारा ग्राफ फॉर्म हो चुका है। अब हमको क्या देखना है कि इसको हम कैसे फॉर्म करें। जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू 6 थी। x की वैल्यू 0 होती है आपकी y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पूरी एक्सिस पर आपका x 0 रहता है, तो पूरी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। y की वैल्यू कितनी थी 6, मीन्स ये आपको इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आपने देखा जब x की वैल्यू 3 थी तब y 0 था, जब x की वैल्यू प्लस की 3 कहाँ पर थी यहाँ, और यहाँ पर y आपका 0 था। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपने इसको एक लाइन बना दिया कुछ ऐसे। अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड पार्ट पर। देखो सेकेंड इक्वेशन ने क्या कहा है यहाँ से आपसे, सेकेंड इक्वेशन को हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, और यहाँ पर हम अगेन इसके 2 सॉल्यूशन, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो एक आपने x की वैल्यू को पहले रखा 0, तो आपको माइनस बाई इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 2। सिमिलरली आपने एक बार y को 0 रखा तो ये 0 हो चुका है, 2 से 2 तो कटने वाला है बट -1 आएगा। तो अब हम इसको भी अपने किस पे अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ग्राफ पर। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो y 2 था प्लस का, मींस
इसकी बात कर रहे हैं। जब x की वैल्यू -1 थी तब y0 था, x की वैल्यू जब -1 थी तो y0 यहाँ पर है। y0 कहाँ होता है? x एक्सिस। अगर हम इन दोनों को मीट कराते हुए एक लाइन बनाएं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब इन्होंने क्या कहा, ड्रॉ द ग्राफ दिस दोनों लाइनें हम बना चुके हैं। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइनों से बने हुए जो रीजन है, बाउंड है, उसको हमें लेना है। एंड एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ पर आपको कौन से रीजन को उठाना है। मैं यहाँ पर कुछ कलर चेंज करूँ तो ये उठा, इस रीजन के बारे में बात की गई है। इस रीजन का आपको एरिया भी फाइंड करना है। आपने बाउंडेड रीजन तो बता दिया, अब आपको उसका एरिया निकालना है। तो आपको एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर हो रही है वो ये कि इसके कोऑर्डिनेट, जब आप अपने इसके कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे होगे तो बहुत ही क्लियरली आपको इसके ग्राफ मिलते होंगे। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है हम उसके बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं। 1 है, x की वैल्यू तो 1 मिल रही है और y की वैल्यू 4, तो 1,4 आप ग्राफ पेपर बनाएंगे और अच्छे से क्लियर होगा तो आप और अच्छे से इसको फॉर्म करना। तो मैंने मान लिया कि मेरा एक ए पर कहीं मीट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1, कितना आगे बढ़ रहे हो आप? 1, और कितना ऊपर जा रहे हो? 4। यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट देखें तो 3,0। अब एरिया का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, तो हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर शेडेड रीजन क्या है आपका? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने लिखा 1/2। बेस कितना है आपका? आप यहाँ से मूव कर रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो? यहाँ। मीन्स कितना स्टेप आपको बढ़ाने चलना पड़ रहा है? 1 2 3 4। तो इसका बेस कितना हो गया आपका? 4। हाइट की बात करें तो कितनी हाइट है? मैक्सिमम आप 4 तक जा रहे हो, तो हाइट आपकी हो गई 4। मीन्स 2 से आपने इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ से आपका एरिया कितना आ रहा है? 4 2 जा 8। कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है। मीटर होता तो मीटर लिख देते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। जब कोई यूनिट नहीं होती है और हम जब को अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्क कर रहे होते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, तो हम यूनिट में लिख देते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया ऑलवेज स्क्वायर की फॉर्म में होता है, स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट होगी वो इसका स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा है अ बोट टेक्स 4 hours to go 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस क्या है। मान लो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया, एक मैंने यहाँ पर एक रिवर का डायग्राम बनाया। ये रिवर का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है? एक बोट है। तो इस बोट की अपनी कोई एक स्पीड होगी, और अगर ये वाटर का फ्लो जो है वो इस इधर हो रहा है आपका इधर, तो ये आपका होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है आपका? डाउन स्ट्रीम। तो हम इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। मतलब फ्लो के डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर बोट आपकी फ्लो कर रही है तो वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है, डाउन, क्योंकि स्ट्रीम आपकी किधर से आती है? हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो करती है, तो अपर लेवल से लोअर में जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब स्ट्रीम हमारी डाउन में जा रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम होता है। अगर हम इस फ्लो के अगेंस्ट अगर मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपको ना तो बोट की स्पीड पता है और ना ही आपको स्ट्रीम की स्पीड पता है। तो हमें पहले दोनों को वेरिएबल ट्रीट करते हुए सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा लेट द स्पीड of boat, let the speed of boat equals to x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को भी लेट कर लिया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो मेरा फ्लो है उसको मैंने मान लिया कि y किलोमीटर पर आवर है। अगर यहाँ से मैं अप स्ट्रीम के बारे में बात करूँ, मैंने लिखा नेट स्पीड फॉर अप स्ट्रीम।
नेट स्पीड फॉर अप स्ट्रीम इक्वल्स टू कितना होगा देखेंगे हम। हमारी अप स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स हमारी बोट इधर को फ्लो कर रही है और हमारा फ्लो जो है वाटर का फ्लो है वो उधर को है। तो अगर ये मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को आ रही है और 5 किलोमीटर पर आवर का मान लो फ्लो है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा फील होगा कि यहाँ पर 15 ही रह जाता है। मीन्स क्योंकि जितना आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड ऐड करेंगे, और अप स्ट्रीम में आप आते हो तो बोट की स्पीड में से माइनस कर देंगे फ्लो की स्पीड। आप ऐसे याद रखें। तो यहाँ पर मैंने माना नेट स्पीड फॉर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में अगर हम देख रहे हैं तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, माइनस हो रही है कुछ y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कुछ स्पीड कम होती हुई आपको फील होगी। आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, मान लो एक आपको जाना है राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट में जाना है और फ्लो जो है किसका, विंड का, वो अगेंस्ट है, तो आपको जो बाइक या फिर आप जो भी चला रहे होते हो तो आपको फील होता है कि आपकी स्पीड कम हो रही है। सिमिलरली आपने किसी ब्रिज पे चढ़ के देखा होगा, जब आप अपनी बाइक को या अपनी कार को जब किस पे कराते हो, ऊपर की तरफ जाते हो ब्रिज पर, तो आपको फील होता है कि आपकी स्पीड कम होती जा रही है, जबकि स्पीड आपको उतनी ही थी। तो वो कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर अप स्ट्रीम का केस हो जाता है, और डाउन स्ट्रीम में जाते हो तो आपकी वो उतनी स्पीड बढ़ जाती है। सिमिलर है यहाँ पर है, तो हमने कैसे क्या निकाला, नेट स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ये क्या होगा आपका, डाउन स्ट्रीम में आपकी बोट भी उधर जा रही है और फ्लो भी उधर है, मीन्स बोट में आपको फ्लो का ऐड कर देना होगा, फ्लो की स्पीड को ऐड कर देना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप देखेंगे अपनी कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, 4 आवर्स टू गो, 4 घंटे लगते हैं। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को उधर ले आए तो ये क्या होगा, या फिर स्पीड को उधर ले आओ, एक ही चीज है। तो टाइम अगर हम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हम इसके बेसिस पर आगे मूव करते हैं। टाइम आपको कितना मिला, कितना लग रहा है, 4 आवर्स। डिस्टेंस आपका कितना है, 44, सॉरी हमें जाना है, पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए देखते हैं। तो 4 आवर्स लग रहे हैं, डिस्टेंस आपकी कितनी है 44 अपॉन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी, x प्लस वाई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना है आपका, x प्लस वाई 4 इक्वल्स टू 44। आपको यहाँ से मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 44 अपॉन 4, 4 बन जा, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मूव करना है अपनी सेकेंड कंडीशन पर। आपको फिर अगेन 4 आवर्स लगते हैं जब आप 20 किलोमीटर मूव करते हो अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी रहती है आपकी, x माइनस वाई। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हो तो इधर इसको ले आओ, तो ये कितना हो गया आपका x माइनस वाई 4 के साथ इक्वल्स टू 20, 4 से कैंसिल आउट करो, 4 5 जा, यहाँ से आपको इक्वेशन मिली 2, ये इसको आपने मान लिया इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्पेस बनाना होगा। ये फॉर्मूला आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगाने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 कितनी है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, सेकेंड कितनी है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ से आपका y कैंसिल आउट, ये आया आपका 2x इक्वल्स टू 16, और यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू आपको मिली 8। सिमिलरली आप इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है लगा दो, x प्लस वाई, x की स्पीड कितनी थी, वैल्यू कितनी थी 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 8, y इक्वल्स टू 11 माइनस 8, और यहाँ से आपको मिला y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर x और y आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट है। अगर हम यहाँ से देखें, स्पीड ऑफ बोट कितना था, x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8,
मीन्स यहाँ पर आप लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो आपका कितना है x, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी थी y किलोमीटर पर आवर, जिसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 3। इट मीन्स कि ये जो है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। आपको इस बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन